हाँ तो बच्चे लोग आज आप लोगों को ना 16 प्रश्न बतलाया, ठीक है, हिंदी में 10th का हिंदी का एकदम वीवीआई प्रश्न बतलाया 16, ठीक है। मतलब पूरा इसको पहले प्रश्न सुने, नोट्स करे, ठीक है, उसके बाद लिख के, ठीक है, और उसके बाद अपना भाषा में इसको तोड़ने का प्रयत्न करे, ठीक है। और जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, ठीक है, और चैनल को देख रहे हैं रेगुलर में, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ठीक है, लाइक कमेंट कर दे। हाँ तो बच्चे लोग आज आप लोगों को, ठीक है, हिंदी का वीवीआई प्रश्न करा रहे हैं, ठीक है, हिंदी का क्लास 10 का हिंदी का वीवीआई प्रश्न करा रहे हैं, ठीक है। लगभग 16 प्रश्न सेट किए हैं, ठीक है, गदखंड से, ठीक है, गदखंड से भी है, कुछ काव्य खंड से भी है, ठीक है, काव्य खंड से भी है और गदखंड से भी 16 प्रश्न है, और 16 प्रश्न सभी वीवीआई है, ठीक है, ये परीक्षा में आ सकता है, ठीक है, पूरा वीवीआई प्रश्न है, ठीक। तो 16 प्रश्न जो लागू करा रहे हैं, कुछ हम इसका कुछ बीच बीच में इसका कहानी व स्टोरी बतलाते चलेंगे। अगर तुमको दीर्घ में आएगा प्रश्न, दीर्घ में भी तुम इसको बना सकता है, ठीक है। यहाँ देखो पहला प्रश्न का कह रहा है, मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों, ठीक है। हम ये प्रश्न बोर्ड पर भी लिख दिए समझने के लिए कि मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। ये जो प्रश्न है पहले समझो कि कौन चैप्टर से लिया गया, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ना, भारत से हमने क्या सीखा, ठीक है, लेखक के नाम भी याद रहना चाहिए कि इससे क्या फायदा होगा कि ऑब्जेक्टिव में तुमको पूछ सकता है कि भारत से हमने क्या सीखा के लेखक कौन है, तो कौन है, मैक्स मूलर, ठीक है। तो प्रश्न में कह रहा है तुमको कि मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो सच्चे कैसे, इसका आंसर कैसे लिखना कि मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं, ठीक है, गांव में हो सकते हैं, खेत खलिहानों में हो सकते हैं, ठीक है। कि क्यों, इसीलिए कि भारत की सर्वाधिक आबादी, मतलब भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ रहता है, गांव में निवास करती है, ठीक है। मतलब यहाँ के लोग जो अधिकतर कहाँ रहता है, गांव में, ठीक है। और गांव में ही भारत की जो इतिहास है, भारत की संस्कृति है, ठीक है, गांव में ही निवास करता है, गांव में ही बसा हुआ है। देखो भारत में बहुत सारा शहर है, तो शहर में तुमको भारत थोड़ी ना मिलेगा देखने को, सच्चा भारत कहाँ मिलेगा, गांव में, ठीक है। क्योंकि मतलब शहरों की आधुनिकता ने तो भारत को खा गया, मतलब भारत को मतलब खत्म ही कर दिया। तुम मुंबई में चला जाएगा, ठीक है, दिल्ली में चला जाएगा, बड़ा बड़ा महानगर में, तुमको वहां लगा कि हम अमेरिका में आ गए, ठीक है, उस प्रकार का व्यक्ति तुमको देखने को मिलेगा, रहन सहन में, पहनावा में। लेकिन तुम गांव में जैसे जाएगा, जैसे हम लोग गांव में रहते, गांव में भी यहाँ के मजदूर खेती करता है, व्यक्ति यहाँ के लोग खेती करता है ना, कृषि पर निर्भर है, ठीक है। यहाँ के लोग सिंपल में रहता है, यहाँ के लोग सिंपल में पहनावा उसका गांव की तरह रहता है, ठीक है, और गांव में ही पूरा संस्कृति बचा हुआ है, समझ गया ना। तो सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, गांव में, इना की बड़े बड़े महानगरों में। क्यों, क्योंकि भारत की जो सर्वाधिक आबादी और भारत के लोग है, भारत के लोग सच्चा कहाँ है, तो गांव के ही है, समझ गया। देखो इसका अगला प्रश्न कह रहा है तुमको, ठीक है, अगला ये भी क्वेश्चन भी है, ठीक है। कह रहा अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, अब विडंबना का स्वरूप क्या, यही ना कह रहा है, अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। ये जो प्रश्न है कहाँ से है, ये जो प्रश्न कहाँ से लिया गया है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लिए कौन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर, कब के बात है, ठीक है, तब देश आजादी के समय के बाद है, ठीक है, मतलब 1950 के लगभग के बाद है, ठीक है। जब अम्बेडकर जी, ठीक है, जब उस समय मतलब किसी देश आजाद हुआ, नया नया आजाद हुआ, चाहे 1947 में देश आजाद हुआ, ठीक है, तो उस वक्त लिखे, तो उस वक्त क्या जाति व्यवस्था हमारे देश में थी, ठीक, उस वक्त के बात कहते हैं, अभी के नहीं। अभी 2024 चला, 2025 चला ना, 25 ना चला, ठीक है, तो अभी के बात नहीं, उस समय क्या जाति व्यवस्था, उस समय तो बहुत था ना, छुआछूत भेदभाव बहुत था, अभी से ज्यादा था उस समय, ठीक है, पहले बहुत ज्यादा था, इस सच्चाई है समाज के। तो इसका आंसर कैसे लिखना, अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, तो विडंबना का स्वरूप क्या है, तो अम्बेडकर जी हमारे समाज के उस विडंबना की बात करते कि हमारा समाज इतना आधुनिक हो गया, ठीक है, इतना आगे बढ़ गया, लेकिन हमारे समाज में अभी भी क्या है, जातिवाद, छुआछूत, ठीक है, एक दूसरे को देखकर छुआछूत करना, भेदभाव करना, ठीक है, ऊंच नीच का भेदभाव रखना कि हम बड़ी जाति के हैं, ठीक है, वो छोटी जाति के है। तो इस हमारे समाज के क्या है, यह विडंबना है, ठीक है, मतलब हमारे समाज का विडंबना है कि अभी भी हमारे समाज में ये सब हो रहा है कि हमारा समाज कितना आगे जा रहा है, हमारा देश तरक्की कर रहा है, लेकिन अभी भी लोग एक दूसरे से छुआछूत भेदभाव मान रहे हैं, समझ गया ना क्वेश्चन। कि अम्बेडकर जी क्या करते हैं, समाज की आलोचना करते हैं, मतलब समाज को आईना दिखाते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज का ना बहुत बड़ा दोष है, ठीक है,
जैसे मध्यकाल से तुम लेगा, मध्यकाल से फिर मतलब आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, ठीक है, तो कुछ ज्यादा ही जातिवाद भेदभाव था। अभी तो कुछ कमा है, लेकिन ठीक है, लेकिन समाज को और सुधार चाहिए। तो अम्बेडकर जी क्या करते हैं, समाज पर कटाक्ष करते हैं, मतलब समाज की क्या करते हैं, आलोचना करते, ठीक है। तो जब तुम इस प्रकार का प्रश्न आएगा, तुम लिखना शुरू करेगा, तुम जितना इसके बारे में, तुम जितना तुम्हारे पास नॉलेज होगा, तू उतना लिखेगा तो तुमको उतना अच्छा नंबर देगा, ठीक है। 2 नंबर में पूछेगा, अगर तुम 2 लाइन में लिख दिया, अब बहुत बच्चा क्या करता है, रट लेता है, लिख रहा है कि हाँ अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हैं, हमारे सब समाज में अभी भी जाति के नाम पर छुआछूत भेदभाव, इतना लिखेगा 2 लाइन चाहे 1 लाइन, तो नंबर 2 में 2 नहीं देगा, हो सकता है को ना दे। इसलिए नंबर होने कम से कम तुमको 5 लाइन रहना चाहिए, कुछ अच्छा लगे देखने में। तुम जितना अपना मन से इसको बना बना के लिख सकता है, कोई दिक्कत इसमें। इसका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कवि गुरु नानक की दृष्टि में वाणी कब विष के समान हो जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन जब हम प्रश्न बोल रहे हैं तो क्वेश्चन नोट्स करके उसके बाद अपना भाषा में, ठीक है, लिखना है इसको, मतलब नोट्स करने के बाद अपना भाषा में इसको तोड़ के लिखना है, ठीक है। इसमें कह रहा है कवि गुरु नानक की दृष्टि में वाणी कब विष के समान होती है। इसमें इसका एक कौन पाठ से लिया गया है, तो ठीक है, गोदुल भाग 2 काव्य खंड से लिया गया, ठीक है, जिसके लिए कौन है, गुरु नानक। चैप्टर का नाम है राम बिनु वीर थे, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं लेखक यानी गुरु नानक जी, कि जब जो मनुष्य ठीक है इस संसार में जन्म लिया, अपना अस्तित्व प्राप्त किया, ठीक है, तो उसको राम का नाम जपना चाहिए। क्यों राम का नाम जपना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारी जो पहचान है, हमारा जो अस्तित्व है, मनुष्य का जो अस्तित्व है, किससे है, किससे है, तो राम भगवान से, ठीक है। इसलिए हम जब इस संसार में जन्म लिए तो हमें सदैव राम का नाम जपना चाहिए। अगर हम राम का नाम छोड़ के और दूसरे का जपेंगे, दूसरे का वाणी बोलेंगे, ठीक है, राम का नाम छोड़ के, तो वह वाणी क्या हो जाएगा, वो वाणी विष के समान हो जाएगी। समझ गया ना। इसको आंसर कैसे लिखना, कि जिस वाणी में राम का नाम नहीं हो वह वाणी विष के समान हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है, ठीक है, हमारा जो उत्पत्ति है राम की कृपा से, मतलब उनके द्वारा ही हमारा अस्तित्व है, इसलिए हमें सदा राम का नाम जपना चाहिए। कौन कहते हैं, गुरु नानक। समझ गया ना प्रश्न। देखो इसका अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्या करा इसमें, रंगरप्पा कौन था, वह मगम्मा से क्या चाहता था, ठीक है। ये कहाँ के प्रश्न, नाटक के, ठीक है, नाटक के नहीं, दही वाली मगम्मा चैप्टर का, ठीक है। पुराण प्राण इस कहानी को कैसे होता, मगम्मा कौन थी, नजम्मा उसकी बहू थी, रंगरप्पा कौन था, तो गांव का जुआरी था, बहुत बेकार आदमी था, मतलब बेरोजगार था, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था, ठीक है। तो प्रश्न में कह रहा रंगरप्पा कौन था, वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा, तुमको परीक्षा में आएगा प्रश्न, तो तुम लेखक के नाम भी लिख सकता है, ठीक है। यह जो प्रश्न है, ठीक है, दही वाली मगम्मा से ली गई, जिसके लिए कौन है, श्रीनिवास है, ठीक है। इस पाठ के माध्यम से कौन कहते हैं लेखक कि रंगरप्पा कौन था, तो रंगरप्पा ना गांव का जुआरी था, ठीक है, गांव का जुआरी था और गलत विचार का था, ठीक है। जब उसको मालूम हुआ कि मगम्मा अपने बहू से विवाद करके, झगड़ा करके अलग रहने आई है, कुटिया में न रहती है, ये अलग रहने लगी, तो उसके मन में ना खोट जगता है, मतलब उसके मन में पाप जगता है कि चलो तब बहू से अलग रह रही है, बेटा से अलग रह रही है, तब पैसा तो उसको बचवे ना करित होगा। जब वो दही बेचित होगी तो पैसा तो देती ना होगी बहू के बेटा के, तब पैसा उसी के पास होगा, तो उससे हम कुछ पैसा भी कर्जा मांग लेते, ठीक है, ठग लेते, कर्जा नहीं उसको ठग लेते। तो एक दिन जब मगम्मा दही बेचने आती है गांव में, तो उसका हाथ पकड़ लेता है, ठीक है, वो गलत विचार का भी था, तो उससे कुछ कहता है कि मगम्मा बैठो यहाँ, पैसा उसा मांगता है, ठीक है, पैसा उसा मांगता है, तो मगम्मा नहीं देती है। जब ये बात मालूम चलता है बहू के, तब ना अपने पुत्र को, अपने बेटे को अपना दादी के पास देखती, दादी के मना के लिया, कल सब उससे पैसा उसा ठग रहा है। तो इसमें इसका आंसर क्या लिखना, तो रंगरप्पा गांव का जुआरी था, ठीक है, गलत विचार का था, ठीक है, उसके मन में खोट था, वो मगम्मा से क्या चाहता था, वो मगम्मा से कुछ पैसा चाहता था, कि पैसा किसी प्रकार उससे ठग ले। लेकिन इतना ही तुमको लिखना ना है, तुम इसको बात बना बना के और लिख सकता, ठीक है, कि उसके मन में खोट था, वो एक दिन जा रही थी, उसका हाथ पकड़ लिया, उससे कहा बैठो, फिर पैसा मांगा, तो मगम्मा उसको पैसा नहीं दी, ठीक है। ये सब तुम लिख सकता है, साथ साथ आराम से इसके बारे में तुम लिख सकते, समझ गया ना। तो इसका अगला प्रश्न कह रहा है 5वां में, कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पद के भाव, ठीक है, क्या है, ठीक है। ये जो प्रश्न है ना, उसी चैप्टर का जो ना मतलब है कि वाणी विष के समान हो जाती है, उसी प्रश्न में, ठीक है। इसका ये लेखक कौन है, गुरु नानक, यही ना, गुरु नानक। ये प्रश्न गेस्ट पेपर में नहीं है, ठीक है, ये प्रश्न जो है ना कहाँ से है, तो मॉडल पेपर में से लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन VVI पूछा, मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसमें क्या कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, ठीक है, पद के भाव लिखना, क्या मतलब भाव इसका क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखना,
इस मतलब इस पंक्ति के माध्यम से, मतलब ये पंक्ति है ना हुआ, इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाह रहा है, गुरु नानक देव जी यह बताना चाह रहा है, ठीक है, कि राम का नाम हमें सच्चे हृदय से लेना चाहिए। ठीक है, इंसान को, जो मनुष्य है, उसको ये नहीं कि अपना पहनावा, वेशभूषा, ठीक है, हमेशा पूजा पाठ, धर्म ग्रंथ में उलझा रहा है। ठीक ना, मतलब किसे कवि का कहना है कि से गुरु नानक जी मतलब कह रहे हैं लोगों से कि हमें ये नहीं कि हमको दिन रात पूजा करना चाहिए। ठीक है, हम सिर्फ सच्चे मन से ईश्वर को, मतलब राम भगवान का नाम लेकर ही हमें शांति प्राप्त हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि हम दिन रात मंदिर में जाए पूजा करें, इससे नहीं, हमें सच्चे हृदय से राम का नाम जपना चाहिए, तभी हमको शांति मिलेगा, तभी हमको मोक्ष प्राप्त होगा। सिर्फ नाम का नाम लेने से ही हमको सब कुछ मिल सकता है। समझ गया ना? ये नहीं कि अपना हमेशा पूजा पाठ करे, भजन कीर्तन करे, ये जरूरी नहीं है। कि हमारा मन स्वच्छ और पवित्र रहना चाहिए कि राम का नाम हम किस प्रकार ले रहे हैं। ठीक है, हम समझ गया ना? ये देखो अगला प्रश्न में कह रहा है, इसमें कह रहा है हिरोशिमा कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है ना। कह रहा हिरोशिमा कविता, तुम लोग जानते ही होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, 1945 में, अब हिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है हिरोशिमा, यही ना है? उसी प्रश्न मतलब वही चैप्टर से लिया गया है कि हिरोशिमा कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो याद है ना, इतिहास में तुम लोग को पढ़ना है कि से जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था 1945 में ना, 1945 में 1945 में अमेरिका ने जापान के दो मतलब के शहर पर बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, तब बम, परमाणु बम गिरा, पहला मर्तबा परमाणु बम ना वहीं प्रयोग किया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो क्या बता रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे पहले परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो उसी से संबंधित, उसी को लेकर कवि, इसका लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। ठीक है, तो वही कवि उसी से संबंधित लेकर, वही विषय लेकर, ठीक है, कविता लिखे। ठीक है, तो उसमें क्या करा, हिरोशिमा कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब परमाणु बम मारा गया जापान के हिरोशिमा शहर पर, तो लाखों आदमी एक क्षण में राख बन गया, कण मतलब राख बन के उड़ गया। ठीक है, मतलब सब मर गया, जितना मारा उस शहर पर, अधिकतर व्यक्ति, लगभग उसी बम में 1,30,000 व्यक्ति मारा गया था, 1.5 लाख के करीब में हिरोशिमा में। ठीक है, तुरंत में मानव बम तुरंत स्वाहा, मतलब बहुत व्यक्ति मर गया था। ठीक है, और कुछ बच भी गया था, बाद में उसको बीमारी होने के कारण भी मर गया। तो जहां पर परमाणु बम मारा जाता है ना, उस क्षेत्र का जो मिट्टी, हवा सब प्रदूषित हो जाता है। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखना, हिरोशिमा, ठीक है, कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का जो बनाया गया परमाणु बम है, वो मनुष्य को ही सोख गया। तो इस संसार में ना, इस विश्व में, इस संसार में मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन है, शत्रु है, कि मनुष्य ही मनुष्य को मार रहा है, कोई अति नहीं। जैसे कि अगर कभी भी भविष्य में दुनिया का जो सर्वनाश होगा तो इंसान ही करेगा, कोई ईश्वर नहीं करेगा। मतलब कि इंसान तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो पूरा दुनिया खत्म, क्योंकि ऐसा आपके पास परमाणु बम, अभी अणु बम, कि पूरा दुनिया ही खत्म हो सकता है। इसमें कह रहा है लेखक, यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य जो है ना बहुत क्रूर है, उसके पास थोड़ा भी दया ममता भाव नहीं पता चल रहा है, क्योंकि एक मनुष्य का परमाणु बनाया गया, मनुष्य को ही, अब 1.5 लाख आदमी एक क्षण में मर गया, तो मनुष्य ही ना मारा, इंसान ने ना गिराया, अमेरिका ने गिराया। ठीक है, ऊपर से गिराया था, जहाज से गिराया था परमाणु बम। ठीक है, तो लोगों को ना, मतलब जो भी लोग रह रहा पूरा विश्व में, मनुष्य, उसको ना सीखना चाहिए कि ऐसा भविष्य में नहीं हो। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मानव को ही मानव आगे चल के समाप्त कर देगा। ठीक है, और यह विश्व के लिए एक प्रकार का खतरा है कि परमाणु बम जो भी है, तो उससे उसका उपयोग भविष्य में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमाणु बम का प्रयोग बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, देखो इसका अगला प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब की कितनी बेटी थी और उनका नाम लिखना है। ठीक है, तो सेन साहब की बेटी के नाम ना लिखना है। तुम लोग को हम पढ़ाए होंगे जब चैप्टर शुरू किए थे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या था? 20 की दांत, यही ना है, 20 की दांत। ठीक है, तो इसमें सेन साहब के पुत्र रहता है, मतलब वो बेटा रहता है इकलौता, खोखा, कहानी यही ना है। और उसके जो मतलब किसी फैक्ट्री में किरानी रहता, कौन रहता है? गिरधर लाल, उसके बेटा का क्या नाम रहता है? मदन, यही ना कहानी है। ठीक है, तो उसके बेटी के बारे में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेगा कि सेन साहब की 5 बेटियां है। पूछ रहा है कितनी बेटी है? तो 5। और तुम इसको बात बना सकता है। ठीक है, 5 जो बेटी है बड़ी सुशील है, ठीक है, अच्छी है, सुंदर, मतलब किस आज्ञाकारी है। ठीक है, आज्ञाकारी है, वो पिता का बात मानती है, माता का बात, मतलब अपने माता पिता का बात वो 5 मानती है और कायदे में रहती है। इसमें तो सिंपल में आंसर दे ले इसमें कि 5 की बेटी है। ठीक है, नाम उसका क्या है? तो क्या नाम उसका? सीमा है, रजनी है ना,
सीमा, रजनी, आल और शेफाली आरती है ना, 5 गो है। 5 का क्या नाम है? तो पहला में उसका क्या बोले हैं? सीमा, आरती, आल, शेफाली और रजनी, 5 गो है। ठीक है, 5 गो नाम हुआ। ठीक है, नोट्स कर लीजिएगा सब बच्चे से 5 गो। ठीक है, और इसको लिखना है तो लिख देना कि 5 लड़कियां बड़ी सुशील है, अच्छी है। हालांकि इसमें थोड़ा ही आंसर दे लेके उतना नहीं, और तुम बना बना के इसको लिख सकता है। ठीक है, कि 5 सुशील अच्छी है, वो माता पिता के बात मानती, कायदे में रहती है, लेकिन उसका पुत्र जो है बड़ा ही बदमाश टाइप के। ठीक है, समझ गया नहीं? देखो अगला क्वेश्चन इसका, देखो 8वां नंबर क्वेश्चन, 7 को बतलाना दिए। 8वां में है मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता? हालांकि ये जो प्रश्न है ना पिछले साल पूछे हुआ है। ठीक है, पिछले साल पूछे हुआ है 2024 में ये प्रश्न, लेकिन दे दिए कि पूछ सकता VVI प्रश्न है। ठीक है, तो मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? ये जो प्रश्न है कौन पाठ से लिया गया? नाखून क्यों ये ना, नाखून क्यों बढ़ते? ठीक है, इसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, तो मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? तो तुम लोग को हम पढ़ाए हुए हैं ये वाला प्रश्न। ठीक है, कि मनुष्य जो मतलब पहले क्या था? आदि मानव था, आदि मानवे ना था, तो जंगलों में जब रहता था, वनों में रहता था, तो उसको नाखून बढ़ाना पड़ता था। क्यों? क्यों? अपनी रक्षा के लिए, जानवरों के शिकार के लिए। ठीक है, तो पहले तो मनुष्य पशु ही था, पशु की तरह उसका व्यवहार था। ठीक है, क्योंकि वो अपना जानवर की तरह जानवर से शिकार करता था नाखून से। ठीक है, तो अब मनुष्य जब दुनिया का विकास हुआ, संसार का विकास हुआ, तो मनुष्य सभ्य होते गया। ठीक है, तो जब सभ्य होते गया तो अपने नाखून क्यों काटता? अभी तो नाखून के कोई काम नहीं रहता है, तो नाखून इसीलिए काटता है कि अपनी पशुता को छिपाने के लिए, कि मैं अब सभ्य हो गया हूं। समझ रहा है ना? इसको इसमें भी गेस में भी देखेगा, थोड़ा ही आंसर दे लेगा कि अपनी पशुता को छिपाने के लिए मनुष्य नाखून काटता है। लेकिन इतना तुमको लिखना नहीं है, 2 नंबर रहा तुमको लिखना है, थोड़ा बात बनाना। ठीक है, कि मनुष्य अपनी पशुता को छिपाने के लिए नाखून काटता है। ठीक है, क्योंकि पहले जो मनुष्य था वो आदि मानव था। ठीक है, वो नाखून बनाता था जानवरों से रक्षा के लिए, उसका शिकार के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें फिर लेखक कह रहा है कि इंसान को, कि तुम कितने भी सभ्य हो गए हो, आधुनिकता में आ गए, लेकिन तुम्हारा व्यवहार ना वो पशु के तरह ही है। क्या? कैसे पशु के तरह है? ठीक है, इसमें और भी प्रश्न पूछेगा तो उस प्रकार लिख सकता है। ठीक है, पशु की तरह कैसे है? कि पहले तो मनुष्य नाखून से शिकार करता था, लेकिन अब मनुष्य क्या करता? बड़ा बड़ा हथियार बना लिया है, मतलब चाकू बना लिया है, पिस्तौल बना लिया। ठीक है, परमाणु बम बना लिया। ठीक है ना? होता है कि मनुष्य को मार रहा है, तो पहले नाखून था, अब मनुष्य का बनाया गया हथियार है। ठीक है, तो मनुष्य को कत्ल कर रहा है। देखो इसका 9वां क्वेश्चन है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। ठीक है, ये जो प्रश्न है ना 11 में पूछा था, 2011 में, उसके बाद नहीं पूछा, मतलब 13-14 साल हो गया। ठीक है, पूछ सकता है ये प्रश्न। तो ये कहानी प्रायः में कौन पाठ से है? बहादुर से। चैप्टर के नाम है बहादुर है। ठीक है, और लेखक इसका अमरकांत है ना, हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, कि लेखक का नाम याद रहना ही चाहिए। ठीक है, एक पंक्ति वाला ही पूछेगा, सब प्रश्न व्याख्या कर, उसमें भी काम आगे करेगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, तो लेखक का नाम याद रहना चाहिए। इसका कौन है लेखक? अमरकांत। ठीक है, इसमें क्या करा है? अपने शब्दों में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन करे। जब लेखक आता है, जब बहादुर आता है लेखक के यहाँ, तो लेखक देखने में जब पहली मर्तबा देखता है लेखक और उसका परिवार, तो लेखक देखने में कैसा था? तो लेखक जो बहादुर था कहाँ के था? नेपाल के था। नेपाल के जो इंसान होता, नेपाल के जो मनुष्य होता है, व्यक्ति होता है, उसका ना कद छोटा छोटा रहेगा, छोटा रहता है, गोरा रहता है। ठीक है, मुंह चपटा रहेगा। इसका कैसे लिखना कि बहादुर देखने में छोटा कद के था, इसे तो दिले ठिगने कद का था। ठिगना मतलब छोटा, और उसका छोटा कद के था, मुंह चकैठ मतलब होता है ना, छोटा कद के था और मुंह चपटा था। बोले ना कि नेपाली आदमी के ना मुंह चपटा रहेगा। ठीक है, तो मुंह चपटा था। ठीक है, और वह ना आधे बाह वाली जो ना होता निकर, आधे बाह वाली मतलब कमीज पहने हुआ था, आधा जो बाह होता वो कमीज पहने हुआ था। ठीक है, अब भूरे रंग का जूता पहने हुआ था। कौन रंग के? भूरा रंग के जूता पहने हुआ था, और हाफ कमीज पहने था। ठीक है, और गर्दन में एक रुमाल बांध लेता, जैसे स्काउट गाइड वाला ना होता है, इसे रुमाल बांध लेना था, स्काउट लेखा रुमाल बांध लेता। ठीक है, और अपनी आंखों को न मटका रहा था, मतलब नेपाली आदमी को पता नहीं चलेगा, उसका आंख छोटा छोटा रहता है। हिंदुस्तान के आदमी के बड़ा बड़ा, लेकिन नेपाल के, चीन के, जापान के, वहां के लोग का आंख बहुत छोटा छोटा रहेगा। ठीक है, पता नहीं चलेगा कि आंख है कि ना है। ठीक है, समझ गया ना? देखो इसका 10वां क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? ठीक है, ये जो प्रश्न है कौन पाठ से लिया गया है? तो नागरी लिपि से, जिसका लेखक है गुणाकर मूले, यही ना, गुणाकर मूले ना लेखक है।
ठीक है। तो कह रहा गुर्जर प्रतिहार कौन थे, तो समझ लो गुर्जर प्रतिहार भारत के नहीं थे, वो भारत के बाहर से आकर भारत में बस गए थे, ठीक है। और सबसे पहले वो क्या था, अवंती प्रदेश ना, अवंती प्रदेश था, वहां वो अधिकार किए, बाहर मतलब भारत के नहीं थे, वो बाहर से आके यहाँ बसे थे, ठीक है। और यहाँ के अधिकार कर लिए, और बाद में क्या किए कि कन्नौज था ना, उस पर भी अधिकार कर लिए, समझ गया ना। कि ऐसे लिखना है, गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आकर अवंती प्रदेश में अपना, ठीक है, शासन स्थापित किया, और बाद में उन्होंने कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। समझ गया ये प्रश्न। देखो इसका अगला प्रश्न कह रहा है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, ठीक है। जब हम प्रश्न लिखा रहे हैं तो नोट्स कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो बिरजू महाराज के गुरु कौन थे मालूम है ना, वो अपना गुरु किनको मानते थे, बिरजू महाराज गुरु उनके पिताजी थे, वो अपने पिताजी को ही अपना गुरु मानते थे, वो स्वीकार किए हैं, क्यों, क्योंकि वो सब कुछ क्या थे, वो सब कुछ पिताजी से ही सीखे थे, ठीक है। जब भी उनके पिताजी जहां भी जाते थे, ठीक है, तब बिरजू महाराज को साथ लेके जाते थे, ठीक है। और उनको नृत्यकार थे उनके पिताजी, तो क्या करते थे कभी कभी कि अपने बेटे को मतलब बिरजू महाराज को कहते तुम नृत्य करो, मैं तबला बजाता हूँ, तो उनके पिताजी तबला बजाते थे, ठीक है। और वे मतलब ठीक है, वे उनके बिरजू महाराज को नाचने के लिए करते थे, अवसर देते थे नाचने के लिए, ठीक है। तो उनके पिताजी ना बहुत बड़े मतलब नृत्यकार थे, ठीक है। तो उनके पिताजी ना 22 वर्षों तक जो रामपुर के नवाब के यहाँ प्रदर्शन किए, मतलब नृत्य करते थे, ठीक है। और उनकी मृत्यु कैसे, उनके पिताजी की मृत्यु कैसे हुआ था, तो लू लगने के कारण, लू लगने से उनके पिताजी के मृत्यु हो गई। समझ गए ना प्रश्न कि बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे, ये बात को ना वे खुद स्वीकार भी किए हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि जो भी मतलब हम जो भी सीखे हैं अपने पिताजी से ही सीखे हैं। और जहां भी जाते थे उनके पिताजी तो उनको साथ ले जाते थे, ठीक है। कभी को उनको नाचने का अवसर भी देते थे, वो तबला बजाते थे, बिरजू महाराज नाचते थे। समझ गया ना ये प्रश्न। अगला प्रश्न करा है इसमें कि लखनऊ और कानपुर से बिरजू महाराज, ठीक है, बिरजू महाराज का क्या संबंध था, लखनऊ और कानपुर से बिरजू महाराज, वही चैप्टर के है जी जीत में निखरत, इसी चैप्टर के ना है, ठीक है। करा इसमें कि लखनऊ कानपुर से, कानपुर लखनऊ कानपुर नहीं था, रामपुर था, प्रश्न सुधार लो। लखनऊ रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था, तो समझ लो रामपुर है कानपुर नहीं है, ठीक है। तो देखो लखनऊ उनका जन्म स्थान है, ठीक है। दोनों से लिखना है इसे परीक्षा में कि लखनऊ रामपुर से बिरजू महाराज का दोनों से अभिन्न संबंध है, क्योंकि रामपुर उनका जन्म स्थान है, ठीक है, सॉरी लखनऊ उनका जन्म स्थान है, और रामपुर में उनकी बहनों का जन्म हुआ था, ठीक है। और कभी कभी क्या वे हमेशा रामपुर में अपने पिताजी के साथ नृत्य का प्रदर्शन करने जाते थे। समझ गया ना कि लखनऊ उनका जन्म स्थान है और रामपुर में उनकी बहन का जन्म हुआ था, ठीक है। और रामपुर जाते थे अपने पिताजी के साथ, रामपुर के नवाब के यहाँ, ठीक है, नृत्य करने। समझ गया ना। तो इसका 13वां नंबर क्वेश्चन है, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था, तो ठीक है, इस मालूम है ना, मछली से है, मछली कहानी से, ठीक है। तो मालूम ही होगा कि जो संतु रहता है, संतु है ना, कह रहा संतु छोटा बालक रहता है, छोटा बालक है, तो उसको मालूम नहीं रहता, जब उसके पिताजी बाजार से मछली खरीद के लाते हैं, ठीक है, 3 को मछली लाते हैं ना, तो नरेन उसका बड़ा भाई रहता है, ठीक है, नरेन उसका 2 भाई ना रहता है, संतु के बड़ा भाई नरेन, उसको भग्गू भी रहता है, एक और पात्र जो नौकर रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हिचक रहा था मछली छूने में संतु, कि वह नहीं जानता था कि मछलियां काटती नहीं है, सोच रहा था कि अगर मछली को छूते थे कहीं मछली हमको काट ले, वो नहीं जानता था कि मछलियां नहीं काटती है, इसलिए वह मछली को छूते हुए हिचक रहा था। लेकिन जब उसको बड़ा भाई था नरेन, उसको समझाया कि ना तू मछली छू के देख सकता है, नहीं काटता है, तो मछली को छूता है, लेकिन फट से हाथ झट से हाथ हटा लेता है, क्यों कि वो सोच, फिर भी डर लगा रहता है कि समझाने के बाद भी कि कहीं मछली हमें काट ना ले। समझ गया, तो सिंपल है कि इसीलिए हिचक रहा था कि वो सोच रहा था कि मछली को छुएंगे तो हमको काट लेगा। समझ गया ना। देखो इसका अगला प्रश्न कह रहा है उसी चैप्टर का, ठीक है, संतु मछली लेकर क्यों भाग गया, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा है तुमको 18 में पूछा है, यानी 5 साल हो गया, 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, 18 7 25, ठीक है। तो क्या संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो संतु जो नरेन का छोटा भाई था, ठीक है, तो इसीलिए भागा कि वो नहीं चाहता था कि मछलियां काटी जाए, ठीक है। वो मछली को मतलब देख के बच्चा था तो उसके अंदर दया ममता जग गया, तो वो नहीं चाहता था कि मछलियां काट जाए, और वो सोच रहा था कि भग्गू जो उसका नौकर है वो सोच रहा था कि संतु की मछली को तो मारिए देगा पटक के, उसे काट देगा,
इसलिए वो क्या किया, एक मछली को पकड़ के, जो जिंदा मछली था, ठीक है, गमछा में लपेट कर वो भाग गया। ठीक है, कहाँ भाग गया, तो कुआं में गिराने के लिए। ठीक है, तो वो समझ गया ना किसे संतु मछली लेकर क्यों भागा, क्योंकि मछली की जान बचाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मछलियां काटी जाए, और सोच रहा था कि भग्गू मेरा नौकर है जो मछली को काटिए देगा, इसीलिए वो मछली लेकर गमछे में लपेट कर भाग गया। समझ गया। देखो इसका अगला प्रश्न कह रहा है तुमको कि डुमराव की महत्ता किस कारण से। ठीक है, ये जो प्रश्न है ना कहां से लिया गया था, नौबत खाने में इबादत। ठीक है, तो डुमराव की महत्ता किस कारण से है, तो डुमराव लिखना, ये प्रश्न तुमको आ सकता है। ठीक है, ये ना 15-12 में पूछा है, 15-12 में पूछा, लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, 10 साल हो गया, तो क्या करें इसमें पढ़ाए हुए हैं कि डुमराव की महत्ता किस कारण, 2 कारणों से। पहली कि वहां ना एक घास पाल जाता है जिसका नाम क्या है, जिसका अति है रीढ़ या नरकट, उसी के दौरान शहनाई बजाया जाता है। मतलब घास पाल जाता है जिसका नाम है रीढ़, क्या नाम है, रीढ़ या नरकट, जिससे शहनाई बजाने में काम आता है। पहला इसका कारण है डुमराव की महत्ता का। ठीक है, दूसरा कारण है कि उनका जो क्या है, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां का पैतृक निवास न वही है, मतलब कि डुमराव में उनके पिता का घर है, मतलब डुमराव में उनका जन्म हुआ था। समझ गया ना कि डुमराव में उनका पैतृक निवास है। और वहां दूसरा कारण पहला था कि वहां घास पाया जाता है जिसका नाम क्या है, रीढ़ या नरकट, जिससे बांसुरी बजाने में काम आता। ठीक है, तो इसको नाम शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, इसका हम पूरा प्राण की काशी में जाके वो बजाते थे, काशी के गेट पर। ठीक है, गंगा किनारे शिव भगवान के प्रांगण में बजाते थे। ठीक है, मुस्लिम होके भी ठीक है काशी में वो बजाते थे। ठीक है, शहनाई बजाने का काम करते थे। देखो इसका 16वां नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया, तो जानता ही होगा, स्टोरी पर एकदम इजी है। बहादुर का घर कहाँ रहता, नेपाल में। तो उसकी माँ के मार से परेशान था, उसकी माँ उसको बहुत प्रताड़ना देता था, उसको पीटती थी हमेशा। ठीक है, उसे बोलती थी, पीटती थी। ठीक है, इसीलिए वह मार के डर से, ठीक है, यानी मार के डर से वो अपना घर को त्याग दिया था, वो प्रताड़ना से। एक बार क्या होता प्राय में ना कि वो भैंसी जानवर को मारता है, जब वो ले आता है चराने, तो उसकी जो जानवर तो माँ के पास आती है, तो इसको मार मार के इसको बेहोश कर देता है कि तुम जानवर क्यों मारा। इसीलिए गुस्सा में कुछ पैसा लेके घर से ही भाग जाता। समझ गया ना। तो बाद में अपने क्यों घर से भाग गया, क्योंकि उसको रोज पीटा जाता था, उसकी माँ के द्वारा प्रताड़ना दिया, सताया जाता था, इसलिए वो अपना घर छोड़कर भाग गया। समझ गया ना।